गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम अपनी क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 14 चंद्रग्रहण से लौटती बेर का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। सर्वप्रथम केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय देखिए। बच्चों, अपनी लोक जीवन और सशक्त वाणी के माध्यम से लोगों के दिलों पर छा जाने वाले कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म बांदा जिले के कमासिन गांव में 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद था, जो बहुत ही रसिक और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। केदारनाथ जी ने काव्य के संस्कार अपने पिताजी से ही ग्रहण किए थे। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने गांव कमासिन में ही पूरी की। कक्षा 3 की पढ़ाई के बाद ये रायबरेली से 6ठी कक्षा तक की 7वीं 8वीं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कटनी एवं जबलपुर भेजे गए। जहां 7वीं में पढ़ रहे थे जब आप 7वीं में पढ़ रहे थे तभी नैनी इलाहाबाद में एक स्थान है में एक धनी परिवार की लड़की पार्वती से इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद इनकी शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई। आपने 1972 ईस्वी में बांदा के अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन का आयोजन किया। सन 1973 ईस्वी में इनके काव्य संकलन फूलन ही रंग बोलते हैं के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू सम्मान दिया गया। 1981 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत एवं सम्मानित किए गए। 1987 ईस्वी में साहित्य अकादमी ने इन्हें उनके काव्य संकलन के लिए अकादमी सम्मान से सम्मानित किया। वर्ष 1986 ईस्वी में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1990-91 ईस्वी में मध्य प्रदेश शासन ने इन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया। वर्ष 1993-94 ईस्वी में इन्हें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने साहित्य वाचस्पति उपाधि से सम्मानित किया। 22 जून 2000 ईस्वी को यह साहित्यकार 90 वर्ष की आयु में परमात्मा में विलीन हो गया। इनका साहित्यिक परिचय भी जानिए। प्रगतिशील काव्य धारा को अपनी साहित्य रचना में रखने वाले साहित्य वाचस्पति केदारनाथ जी ने बहुत ही सरल और ठेठ भाषा को अपनाकर अपनी लोकप्रिय रचनाओं को मानवीय संवेदनाओं से पिरोया है। साहित्य में इनकी रचनाएं मानव चेतना से जुड़ी हुई हैं। प्रगतिवादी जनसाधारण की सरसता इनकी रचनाओं में विद्यमान है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गुल मेहंदी, आत्मगंध, युग की गंगा, नींद के बादल, पंख पतवार, लोक और आलोक, आग का आईना, हे मेरी तुम, पुष्पदीप, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम इत्यादि। बच्चों, प्रस्तुत कविता चंद्रग्रहण से लौटती बेर में कवि का प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग व्यक्त हुआ है। चंद्रग्रहण नामक स्थान से लौटते समय कवि का किसान मन खेतों के सहज सौंदर्य पर आकर्षित होता है। कवि को साधारण सी चीज़ों में भी सौंदर्य के दर्शन होते हैं। वह पोकर की हलचल, दूर तक फैली चित्रकूट की पहाड़ियाँ, उन पर उगे वृक्षों पर बैठे पक्षी और उनके कलरव को शहरी विकास की तीव्र गति से बचाए रखना चाहते हैं। प्रकृति की गोद में वह शांति का अनुभव करते हैं। बच्चों, कवि कहते हैं कि देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ समझिए। मेड़ का अर्थ होता है खेतों के बीच में आने जाने का रास्ता, यानी थोड़ी सी मिट्टी उठाकर जो आने जाने का रास्ता बना दिया जाता है उसे मेड़ कहते हैं। बीता यानी बलिष्ठ, यानी आपके अंगूठे के सिरे से लेकर कनिष्का, जैसे आप छोटी उंगली कहते हैं, वहाँ तक की लंबाई को बालिष्ठ कहा जाता है। ये लगभग 22.5 सेंटीमीटर होती है। ठिगना यानी जिसका कद बहुत अधिक छोटा होता है उसे ठिगना कहा जाता है। मुरैठा पगड़िया साफा को कहा जाता है और शीश
सिर को कहते हैं। अब इसका भावार्थ समझिए। कवि कहते हैं, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कि वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि देखता हूँ, अब वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? खेत की मेड़ पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो अकेले बैठकर प्रकृति का सौंदर्य देख रहे हैं। एक बीते के बराबर, वहाँ पर एक बीता यानी एक बलिष्ठ के बराबर, यह हरा ठिगना चना, यानी वहाँ पर चने का एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है। चने का पौधे छोटे कद में थोड़े छोटे होते हैं, तो वो उसको देखकर कहते हैं कि वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो उनको बहुत अधिक अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो चने का पौधा सबसे पहले अपनी तरफ आकर्षित करता है और वो कहते हैं कि एक बीते के बराबर, ये जो चने का पौधा है वो एक बलिष्ठ के बराबर है। यह हरा ठिगना चना, और जो चने का पौधा है वह हरा हरा है और वह ठिगना है यानी कद में बहुत छोटा है। और ऐसा लग रहा है मानो बांधे मुरैठा शीश पर, कि वो उसने अपने शीश पर पगड़ी बांध रखी है छोटे गुलाबी फूल का। और छोटे रंग, कौन से रंग की पगड़ी बांध रखी है? गुलाबी रंग की, क्योंकि जो चने का पौधा होता है उसके ऊपर जो फूल होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं। तो कवि ऐसा मानते हैं कि जो चने का पौधा है उसने अपने सर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांध ली है और वह सज धज कर खड़ा है। अब इसका एक साथ भावार्थ समझिए। कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहना नामक गांव देख आया हूँ, यानी वो चंद्रगहना नामक गांव से लौट आए हैं। अब मैं गांव के प्राकृतिक दृश्यों को जी भर के निहारने के लिए खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हूँ। वह आसपास की फसलों का सौंदर्य देखने लगते हैं। वह देखते हैं कि एक बीते की लंबाई का ठिगना सा छोटा चने का पौधा सज धज कर खड़ा है। उनको ऐसा लग रहा है कि वह चने का पौधा अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर खड़ा है। बच्चों, यहाँ पर चने के पौधे को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब आगे की पंक्तियाँ देखिए। कवि कहते हैं, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए या दूं हृदय का दान उसको। बच्चों, इसमें जो अलसी का पौधा है उसको सुंदर, कमनीय और प्रेमातुर नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। पहले इसके शब्दार्थ समझिए। बच्चों, यहाँ अलसी शब्द का प्रयोग किया गया है। अलसी तिलहनी का पौधा होता है और इसे तीसी भी कहते हैं। ये एक छोटा सा पौधा होता है और इस पर नीले रंग के फूल आते हैं और इसकी जो फली होती है वो लट्टू के आकार की होती है। हटीली का अर्थ है ज़िद्दी, लचीली का अर्थ है लचकदार और नील का अर्थ है नीले। अब इसका भावार्थ समझिए। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ अलसी का पौधा नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। तो कवि का भाव समझिए। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, कि कवि देख रहे हैं मेड़ पर बैठे हुए कि चने का जो पौधा है वो नायक के रूप में है और उसके पास में जो अलसी है वह उग आई है। ऐसा लग रहा है कि वह चने के पास हट करके उगाई हो। हटीली यानी जिद करके उगाई हो, क्योंकि वहाँ पर जगह कम होती है और जो अलसी का पौधा है वो वहाँ पर ही छोटे छोटे से पौधे उगाए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हट करके यानी जिद से वो पौधे वहाँ पर उगे हुए हैं। अब अलसी के पौधे की जो आकृति है उसको नायिका की आकृति के रूप में प्रदर्शित करते हुए कवि कहते हैं कि देह की पतली, कि ऐसा लग रहा है कि वो नायिका देह की पतली यानी उसका शरीर पतला है, कमर की है लचीली और उसकी कमर जो है वो लचकदार है, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर और उसके सर पर नीले रंग के फूल खिले हुए हैं। उसने अपने सर पर नीले रंग के फूलों को धारण कर रखा है। कहने का तात्पर्य है कि जो अलसी का पौधा होता है उसके ऊपर नीले रंग के छोटे छोटे से फूल उगते हैं। कह रही है, और वह जो अलसी का पौधा है वो नायिका रूप में है, तो वह कह रही है कि जो छुए या दूं हृदय का दान उसको, कि जो उसे छुएगा उसे वह अपना हृदय दान में दे देगी। यानी कवि उसको प्रमातुर नायिका के रूप में प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि जो छुएगा यानी जो भी उस अलसी के पौधे को छू लेगा वह उस पर अपना सर्वस्व निछावर
कर देगी। अब इसका आप दोबारा से पूरा भावार्थ एक साथ समझिए। कवि कहते हैं कि चने के पौधे के पास में अलसी भी उगी हुई है और ऐसा लग रहा है कि मानो जो अलसी का पौधा है वह हठपूर्वक वहाँ पर उग आया है, उसने ज़बरदस्ती अपना स्थान वहाँ पर बना लिया है। इसीलिए कवि ने जो अलसी है उसे हठीली कहा है। अब कवि अलसी के पौधे का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह शरीर से बहुत अधिक पतली है, उसकी कमर लचकदार है, उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग के फूल खिल रहे हैं। अलसी के ऐसे शोभायमान रूप को देखने पर ऐसा लगता है मानो वह अपनी मूक भाषा में दर्शक से कह रही है कि जो कोई भी मुझे प्यार से छुएगा उस पर मैं अपना प्यार भरा हृदय न्यौछावर कर दूंगी, यानी अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगी। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। बच्चों, चूँकि कवि खेत में बैठे हैं तो वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा उन सभी का सौंदर्य वर्णन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने चने के पौधे का सौंदर्य वर्णन किया, उसके बाद उन्होंने अलसी को हठीली कहकर संबोधित किया और अब सरसों के पौधे का सौंदर्य वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले शब्द अर्थ समझिए। बच्चों, सयानी का अर्थ है युवावस्था, यानी जब कोई कन्या युवावस्था में आती है तो सयानी कहा जाता है। हाथ पीले कर यानी विवाह के लिए हल्दी लगाकर। पधारी आई हुई। फाग का अर्थ है फागुन माह में गाए जाने वाला एक गीत होता है, उसे फाग कहते हैं। अब इसका भावार्थ समझिए। कवि कहते हैं, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, कि सौंदर्य का सरसों के पौधे का सौंदर्य वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उसकी बात तो पूछो ही मत, यानी सरसों की बात तो अब पूछो ही मत, वह अब सयानी हो गई है। यानी सरसों का पौधा जब पूर्ण रूप से उग जाता है तो उसे कवि ने सयानी कहा है कि उसमें छोटे सुंदर सुंदर से पीले रंग के फूल उगाए हैं और वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारे, और ऐसा लग रहा है कि वह ब्याह मंडप में पधारने के लिए आतुर है और उसने अपने हाथों को पीला कर लिया है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि फाग गाता हुआ, यानी फाग एक गीत होता है, उसको गाता हुआ फागुन भी आ पहुंचा है। फागुन एक महीना होता है। अब इसका भावार्थ दोबारा समझिए। कवि सरसों के पौधे का सौंदर्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है सब जगह उसका पीला चटक रंग चमक रहा है। वह ऐसी प्यारी, आकर्षक और मनभावन लग रही है जैसे कोई कन्या युवावस्था प्राप्त होने पर शादी के योग्य हो गई हो। उसके पीले फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसने शादी के लिए वस्त्र पहन लिए हों और सज धज कर विवाह मंडप में पधारी हो। इस खुशी के अवसर पर मानो फागुन का महीना स्वयं फाग का गीत गाता हुआ चला आया हो। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। पहले से शब्दों के अर्थ समझिए, कठिन शब्दों के। अनुराग का अर्थ है प्रेम और विजन का अर्थ है सुनसान, यानी जहाँ पर लोग ना हो, सुनसान जो स्थान होता है उसे विजन कहा जाता है। कवि कहते हैं, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, और ये सब कुछ देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी का स्वयंवर हो रहा हो। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, और इस शांतिपूर्ण क्षेत्र में प्रकृति का प्रेमपूर्ण आंचल हिल रहा है, यानी वहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है। इस विजन में और इस सुनसान क्षेत्र में दूर व्यापारिक नगर से, और जो गांव है वो व्यापारिक नगर किसे कहा गया है? शहरों को कहा गया है। और कभी को ऐसा लगता है कि शहरों की अपेक्षा जो गांव है वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण शुद्ध है, वहाँ की भूमि उपजाऊ है।
तो प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और उन्होंने प्रेम की प्रिय भूमि, किस भूमि को कहा है प्रेम की प्रिय भूमि? यानी जो गांव की भूमि है वो प्रेम की भूमि है और वो उपजाऊ अधिक है, और यानी वहाँ पर जो प्यार है वो शहरी मामलों की अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है। यहाँ मनुष्य तो मनुष्य, पेड़ पौधे भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ प्रकृति का एक एक अंग प्यार से सराबोर दिख रहा है। अब इसका एक बार भावार्थ दोबारा समझिए। बच्चों, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर कवि कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रकृति आज इतनी प्रसन्न है मानो स्वयंवर के लिए तैयार खड़ी है। वहाँ बैठकर वह प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य का आनंद लेते हैं और सोचते हैं कि नगरों की चहल पहल, भीड़ भाड़ और शोरगुलपूर्ण जीवन में कितना स्वार्थ है। वहाँ न केवल सभी लोग स्वार्थ केंद्रित हैं, बल्कि वे अपने हृदय में छिपे प्रेम भाव को भी नहीं देखते। उसकी तुलना में गांव का जो वातावरण है वो अत्यंत शांत है। हवा के हिलने से पौधे मानो अपना आंचल रूपी हाथ हिलाकर अपने हृदय का अनुराग प्रकट कर रहे हैं। कवि को ऐसा लगता है कि प्राकृतिक वातावरण मानव हृदय में सोए प्रेम भावों को जगाने में अधिक सक्षम है। बच्चों, चूंकि यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, उसे मानव रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए प्रकृति में मानवीकरण अलंकार है। बच्चों, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के कुछ पैराग्राफ का भावार्थ आपने इस वीडियो में समझा। अगली वीडियो में आप इसके आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।